अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं विवेकानंद एजुकेशन हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र की अवधारणा और लोकतंत्र के प्रकारों की। तो दोस्तों, हमारी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था एक लंबे विकास क्रम का परिणाम है और चूंकि इस विकास का हिस्सा लोकतंत्र भी रहा है, इसलिए लोकतंत्र की अवधारणा में काफ़ी व्यापकता और विविधता विद्यमान है। इसके अलावा दोस्तों, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न कालों में चूंकि भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का उद्भव हुआ, अतः उनके समग्र प्रभाव से लोकतंत्र के प्रकारों में भी काफ़ी भिन्नताएं आ गई हैं। अब हम लोकतंत्र के प्रकारों की बात करें तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे जनता और शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार, साथ ही किसी राज्य में राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, हम पीएचडी नहीं करेंगे, हम केवल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के लोकतंत्र के प्रकारों को ही देखेंगे। इसलिए मैं दो आधारों पर लोकतंत्र के प्रकारों की बात करूंगा। तो सबसे पहला, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार, जिसके अंतर्गत हम संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र को देखेंगे। और दोस्तों, दूसरा आधार है केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार, जिसमें हम परिसंघात्मक लोकतंत्र, संघात्मक लोकतंत्र और एकात्मक लोकतंत्र की बात करेंगे। और दोस्तों, ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा है, इसलिए मुझे 2-3 वीडियोस लगेंगे जिसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ। इसलिए आप इस वीडियो के बाद मेरे आने वाले अगले लोकतंत्र के वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र की अवधारणा की। तो लोकतंत्र की एक परिभाषा जगजाहिर है कि जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन जैसे गुणों का समावेश होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने राज्य व्यवस्था की राजतंत्र और धर्मतंत्र जैसी शासन प्रणालियों के बारे में बतलाया था। और उसमें आपने देखा था कि उन व्यवस्थाओं में, उन प्रणालियों में जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन जैसे गुणों का अभाव था। इसी कारण हम उन्हें लोकतंत्र नहीं कहते थे। लेकिन वर्तमान की आधुनिक राज्य व्यवस्था में, आधुनिक शासन प्रणालियों में इन तीनों गुणों का समावेश होता है, इसलिए हम आज के शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। अगर आप इसे भारत के एग्जाम्पल से समझना चाहें तो भारत की सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता द्वारा निर्वाचित वह सरकार जनता के लिए शासन करती है। और इस प्रकार जनता द्वारा निर्वाचित सरकार चूंकि जनता के लिए कार्य करती है, तो ऐसी सरकार के शासन को हम अप्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन कह सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय शासन प्रणाली में इन तीनों गुणों का समावेश है, इसलिए भारत को हम लोकतंत्र कहते हैं। अब अगर फैक्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि ब्रिटेन दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। अब बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकारों की। तो दोस्तों, लोकतंत्र के प्रकारों का अध्ययन दो वर्गीकरण के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार, और दूसरा, केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार। जिसमें विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, इसे हम आज की वीडियो में देखेंगे। जबकि केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के प्रकारों का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला है संसदीय लोकतंत्र, जिसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, और दूसरा है अध्यक्षीय लोकतंत्र, जिसे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसदीय लोकतंत्र की। तो दोस्तों, संसदीय लोकतंत्र को ही संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन संसदीय लोकतंत्र से आए या संसदीय शासन प्रणाली से, आपको दोनों को एक ही मानकर चलना है। संसदीय लोकतंत्र के सबसे आदर्श उदाहरण है भारत और ब्रिटेन। हम भारत और ब्रिटेन की शासन प्रणालियों में संसदीय लोकतंत्र की विशेषताओं को मूर्त रूप में देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं संसदीय लोकतंत्र की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं। एक होता है औपचारिक प्रमुख और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख।
औपचारिक प्रमुख को हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख को हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। अगर आप भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 इस बात की घोषणा करता है कि हमारे राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और आप बखूबी ये जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यता है कि वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करे, और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, जबकि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख। संसदीय लोकतंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। इसका तात्पर्य यह है कि जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वह अपनी सरकार बनाता है। नहीं समझ में आया? एक छोटे से उदाहरण से समझिए। चूंकि भारत में लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, इनमें से 2 सीटें छोड़ दीजिए क्योंकि वो एंग्लो इंडियन के लिए निर्धारित हैं। बची 543 सीटों के लिए हर 5 साल में भारत में चुनाव होते हैं, जिन्हें आम चुनाव कहा जाता है। अब उन 543 में से जिस भी पार्टी को कम से कम 272 सीटें प्राप्त हो जाती है वह पार्टी लोकसभा में बहुमत में आ जाती है, और वही पार्टी भारत में अपनी सरकार बनाती है, और वह सरकार केंद्र सरकार कहलाती है जो पूरे भारत में शासन का संचालन करती है। और उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस प्रकार आपने देखा कि लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत होता है उसी की सरकार चूंकि बनती है, इसीलिए संसदीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता बहुमत प्राप्त दल का शासन भी बन जाती है। संसदीय लोकतंत्र की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व, अर्थात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका तात्पर्य है कि संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह कार्य करती है और उनका अस्तित्व लोकसभा में उनके बहुमत पर निर्भर रहता है। दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि सामूहिक उत्तरदायित्व में 2 बातें शामिल हैं। पहली ये कि लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद का बहुमत होगा तब तक उनका अस्तित्व होगा, और जैसे ही बहुमत समाप्त तो मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार का भी अस्तित्व समाप्त और सरकार गिर जाएगी। और दूसरी बात कि मंत्रिपरिषद में जब कोई निर्णय सामूहिक रूप से ले लिया जाता है तो उस निर्णय के प्रति हर मंत्री को सहमति दर्शानी होती है। भले ही मंत्री जो है उस निर्णय से असहमत हो, लेकिन वह अपनी असहमति मंत्रिपरिषद की बैठक में ही दर्शा सकता है। लेकिन एक बार अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय ले लिया गया तो फिर मंत्री को सामूहिक रूप से उस निर्णय के प्रति अपनी सहमति दर्शानी होती है। तो दोस्तों, ये 2 बातें आप लोग सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत याद रखिएगा। अगली विशेषता है दोहरी सदस्यता। इसका तात्पर्य है मंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता, परंतु जो बिना संसद का सदस्य बने मंत्री बन जाता है उसे 6 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका अर्थात संसद के भीतर से ही कार्यपालिका अर्थात सरकार का निर्माण होता है, और कार्यपालिका के ही सदस्यों को दोस्तों मंत्री कहा जाता है। इसीलिए किसी को भी कार्यपालिका का सदस्य बनने अर्थात मंत्री बनने के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि वह विधायिका अर्थात संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य रहे। परंतु साथ में ये प्रावधान भी कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहे 6 महीने तक मंत्री तो रह सकता है, ठीक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अगर वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसी समय से उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। संसदीय लोकतंत्र की अगली विशेषता है निचले सदन का विघटन। इसका तात्पर्य यह है कि संसद के निचले सदन, जिसे लोकसभा भी कहा जाता है, को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति समय से पूर्व विघटित कर सकता है, अर्थात लोकसभा के कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही नए चुनाव के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा को विघटित करने को कह सकता है।
इसे दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि चूंकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, इसलिए अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि वर्तमान लोकसभा को विघटित कर दिया जाए तो सामान्य स्थितियों में राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यता है कि वो प्रधानमंत्री की ऐसी सलाह को माने। अब सवाल आता है कि किन स्थितियों में राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने से इनकार कर सकता है। तो दोस्तों ये इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए आप इतना मानिए कि अगर प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत है तब राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की ऐसी सलाह को मानना ही होगा। एक बात और कि यदि लोकसभा का विघटन हो गया तो उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों लोकसभा के विघटन का मतलब है लोकसभा की समाप्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा हमेशा के लिए समाप्त हो गई, बल्कि जब राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है तो फिर नए चुनाव कराए जाते हैं और नई सरकार चुनकर आती है। अब संसदीय लोकतंत्र की अंतिम विशेषता की बात कर लेते हैं, जो है गोपनीयता। इसका तात्पर्य है मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्रवाइयों, नीतियों और निर्णयों की सूचना किसी को भी नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व उन्हें गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी आप लोग समझने के लिए 2 बातें याद रखेंगे। पहली बात कि जब संसद सदस्य मंत्री बनता है तो सिंपल सी बात है कि उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा बनाई गई नीतियाँ और उसके द्वारा लिए गए निर्णय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने ऐसे नीतियों निर्णयों को सामान्य लोगों को ना बतलाए, बल्कि उसे अपने तक ही रखें। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत को कैसे पूरा करे। तो इसके लिए आदर्श रूप से जब राष्ट्रपति महोदय उसे मंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं तभी उससे ये शपथ भी ले ली जाती है कि वो गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं लोकतंत्र के स्तर पर भारत की स्थिति की। तो भारत ने ब्रिटिश शासन प्रणाली का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली या यूँ कहें कि संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। इसीलिए संसदीय लोकतंत्र की तमाम विशेषताओं का समावेश भारतीय लोकतंत्र में भी दिखलाई देता है, जैसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होना, बहुमत प्राप्त दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता, निचले सदन का विघटन तथा गोपनीयता। इस प्रकार दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे अध्यक्षीय लोकतंत्र की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।